अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हम लोग अपने अब तक 7 सबक मुकम्मल कर चुके हैं। आज आपकी क्लास का 8वां सबक शुरू होने जा रहा है। 8वें सबक में जो आपके पास सबक मौजूद है उसका नाम है सियाना बादशाह। और दरअसल ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी क्या होती है? जिसमें लोग अपनी बात अपनी नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं और ये बात ज़्यादातर या असल में ही क्या सीना बस सीना चलती है, लिखी हुई सूरत में मौजूद नहीं होती। लेकिन अब तो हमारे पास जो दौर चल रहा है इसमें लिखी हुई सूरत में मिल जाती है। लेकिन जो लिखी हुई सूरत में हमें मिल रही है वो वही कहानी है जो पीछे से सीना बाई सीना चली आ रही है। आज की कहानी तो हम पढ़ेंगे। इस तरीके की हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास एक कहानी चली आ रही है कि बुढ़िया चाँद पर चरखा काटती है। चाँद के ऊपर बुढ़िया रहती है और जब गौर से देखते हैं तो हमें वहाँ पर बुढ़िया बैठी हुई भी नज़र आ रही होती है। सही है। ये जिन्नात की कहानी और अलादीन की कहानी, ठीक है, हमारे पास इस टाइप की कहानियाँ सीना बाई सीना चलती हुई चली आ रही हैं। इस कहानी को शुरू करते हैं। इसमें जो हमारे पास चीज़ें शामिल हैं, मावराई किरदारों के बारे में जान सकें। मावराई अकल से मावरा, जिसे आप सोच नहीं पाते, ऐसे किरदार लोक कहानी से महफूज हो सकें। लोक कहानी वही जो सीना बाई सीना चली आ रही है, उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लफ्ज़ी इशारों और तस्वीरों की मदद से कहानी लिख सकें। इसमें आपको एक कहानी लिखने को दी जाएगी जिसमें आपको कुछ इशारे दिए जाएंगे और उसकी मदद से आपको एक कहानी लिखनी है। कहानी हम शुरू करते हैं, या हमारे लिए ये सबक है। वैसे क्या है लोक कहानी? एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ तो हमारी रह गई। कहानी हम शुरू कर रहे हैं, हमने मुसन्निफ़ का जो है वो तारुफ छोड़ दिया। मुसन्निफ़ लिखने वाले जो हैं डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच। आप 1917 में पैदा हुए और 2011 में आपका इंतकाल हुआ। डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच सिंध के एक गांव जाफ़र ख़ान लगारी ज़िला सांगड़ में पैदा हुए। आप अभी 6 महीने के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी तरबियत वालिदा और चचा ने की। उन्होंने MA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD किया। यानी कि जो PhD किया है वो एजुकेशन के टॉपिक पर, एजुकेशन के सब्जेक्ट पर किया है। और MA जो किया वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद अल्लामा II काजी की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरक्की और तामीर में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू सिंधी लुग़त और सिंधी उर्दू लुग़त, यानी कि उर्दू से सिंधी, उर्दू आपने लफ्ज़ लिखा उसको सिंधी में क्या बोलेंगे और सिंधी लफ्ज़ लिखा उसको उर्दू में क्या बोलेंगे। तो उर्दू सिंधी लुग़त और सिंधी उर्दू लुग़त डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के साथ तैयार की। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर तहकीकी मजल्ले, ये जो मजल्ले हैं ये दरअसल हम कहते हैं रिसाला या मैगज़ीन। सिंधी मौसीकी, सिंधी अदब की तारीख़ और लोक अदब पर किताबें लिखी हैं। वो ना सिर्फ सिंधी बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे। सिंध के इस अजीम फ़र्जंद को उनकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अल्लामा II काजी की कब्र के बराबर दफन किया गया। मौजूदा कहानी सियाना बादशाह आपकी तहरीर करदा किताब लोक कहानियों से ली गई है। ये लोक कहानी जो है बच्चों, ये नज़म की सूरत में भी हो सकती है, यानी शायरी की सूरत में भी हो सकती है। तो हम शुरू कर रहे हैं।
एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी। उसके 4 बेटे थे। एक बार वो सख्त बीमार हुआ। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बचना मुहाल देखा तो सोचा कि मेरी जो भी मिल्कियत है वो अभी अपने लड़कों में तकसीम कर दूँ। बचना मुहाल, मुहाल का मकसद बहुत मुश्किल हो गया। बचना मुहाल नज़र आ रहा है, अब कोई उम्मीद नहीं है। मेरी जो भी मिल्कियत है वो अभी अपने लड़कों में तकसीम कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़कर जुदा हो जाएं। ये सोचकर उसने 4 देगें मंगवाईं और अपनी मिल्कियत के हिस्से किए, कुछ एक में कुछ दूसरी में। इसी तरह चारों देगों में कुछ ना कुछ डालकर चारों देगें जुदा जुदा अपनी खाट के चारों पायों तले गाड़ दी। जब सुकरात का वक्त आया तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, सुकरात, ये दरअसल नज़ा का वक्त या वो जो मरने की परेशानी, मरने की तकलीफ़ है, उस कैफियत को, आखिरी लम्हात जो होते हैं उसमें। तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा अब ये यहाँ पर नसीहत है और जो है वावेन के दरमियान या इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। इसका मकसद जो लफ्ज़ उस शख्स ने बोले वो सेम यहाँ पर ऐसे ही कॉपी कर दिए गए। बेटा, धन दौलत ऐसी शे है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। मैंने अपनी सारी मिल्कियत चारों हिस्सों में तकसीम कर दी है और चारों हिस्से अलग अलग अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे दफन कर दिए हैं। मेरे लिए तुम चारों ही आँखों के तारे हो। अपनी मिल्कियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया है, इसलिए तुम में से हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद उनके नीचे जो भी गड़ा हुआ हो सो खोद कर निकाल लेना। लड़कों ने बाप की ये बात मंजूर कर ली। फिर कुरअंदाज़ी करके हर एक ने अपना अपना पाया मुकर्रर कर लिया। जब साहूकार मर गया तो चारों भाइयों ने खाट के अपने अपने पाए तले से ज़मीन खोदी। धन की देग बाहर निकाली। देखते क्या हैं कि एक देग में हीरे जवाहरात रखे हैं, दूसरी सोने से भरी है और तीसरी चौथी में कुछ भी नहीं है। एक में सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी पड़ी है और दूसरी में 2-4 सूखी हड्डियां हैं। जिन लड़कों को हीरे जवाहरात और सोने की देगें मिली वो तो बड़े खुश हुए। बाकी 2 लड़कों को जो मिट्टी और हड्डियों की देगें मिली वो सख्त नाराज़ हुए और भाइयों से कहा, इस मिट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे? हम असल मिल्कियत से ज़रूर हिस्सा लेंगे। इस पर पहले 2 भाइयों ने कहा, बाबा अपने हाथों से मिल्कियत तकसीम कर गए हैं और तुमने ख़ुद वो मिल्कियत कबूल की थी और अपनी खुशी से अपने पाए मुकर्रर किए थे। अब क्या होगा? सवालिया निशान। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी थी ना, आपने ली है। आखिर उनकी तकरार बढ़ने लगी और बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची। अच्छा, इससे पहले हम आगे पढ़ें, यहाँ तक देखें यहाँ क्या हुआ। तकरार शुरू हो गई है और लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई है, तो 4 मोअज़्ज़िज़ लोगों तक बात पहुँच गई है। क्या ये उस बात की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है जहाँ पर बादशाह ने बोला था कि बेटा धन दौलत हमेशा खून खराबा लाता है, इसके चक्कर में लड़ना नहीं। और इन्होंने सबसे पहला काम अभी क्या किया है, लड़ना शुरू कर दिया बग़ैर सोचे कि बाप ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो बोल कर गया है कि चारों को बराबर बराबर दिया है, मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंची, लेकिन वो भी किसी फ़ैसले पर ना पहुंच सके और बोले, इसमें कोई राज है, लिहाजा किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। इन मोतबर लोगों ने कम से कम एक बात तो खोज ली कि जब बाप ने ऐसा बोला था कि सबको बराबर हिस्से दे रहा हूँ, तो इसमें कोई ना कोई राज है। राज क्या है ये नहीं समझ पाए, बोले किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। सभी भाई इस पर राज़ी हो गए और किसी दाना शख्स को तलाश करने लगे, लेकिन ऐसा कोई दाना शख्स ना मिला। दाना शख्स अक्लमंद, सियाना,
कोई दाना शख्स ना मिला जो फ़ैसला कर सकता। तब वो चारों साथ साथ मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ के लिए गए। साथ साथ इसका मतलब चारों मिलकर कहाँ चले गए? बादशाह के पास इंसाफ के लिए। बादशाह उनकी बात सुनकर पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भेद की गुत्थी सुलझाते हुए बोला भेद, राज। गुत्थी सुलझाना, इसका मकसद जो बात बहुत उलझी हुई सी है उसको हल कर दिया। तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। हीरे जवाहिर वाला हीरे जवाहिर ले और सोने वाला सोना ले ले। जिसे मिट्टी की देग मिली है वो बाप की ज़मीन संभाले, और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए माल का मालिक है। बादशाह का यह फ़ैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी की। चारों भाई बादशाह की दानिश और दानाई की तारीफ़ करने लगे और दुआएं देते अपने घर आ पहुँचे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। माखूज़ अज़ लोक कहानियाँ, हिस्सा अव्वल। मुतरजिम डॉक्टर सादिया नसीम आरा सरताज। तो बच्चों, ये जो लोक कहानी है इससे हमें क्या सबक मिल रहा है? इससे हमें बहुत सारे सबक मिल रहे हैं, या 2-3 तो मिल रहे हैं। शायद आप भी कुछ नताइज निकाल सकें। इसमें पहले तो ये कि हमारे बड़े बूढ़ों के लिए या हमारे लिए जो बड़े हैं उनके लिए नसीहत है। वो क्या कि अगर औलाद में लड़ाई और फसाद नहीं डालना तो आपके पास कम ज़्यादा जो भी जायदाद है उसकी वसीयत खुद अपनी ज़िंदगी में कर दें, ताकि आपके बच्चे मिलजुल कर रह सकें और एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं किसी नाइंसाफ़ी का। दूसरा, हमारे लिए ख़ुद के लिए भी, बड़े और छोटों के लिए है कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, हमें उस पर ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। इन लोगों ने भी अगर उस बात को कि मिट्टी और हड्डी पड़ी हुई है, इसके दूसरे पहलू देखे होते तो शायद ही नज़र आ जाता है कि जब ये हीरे जवाहरात और सोने का हिस्सा किया है तो मिट्टी और जो ज़मीन और जो जानवर है, मवेशी, वो तो किसी को दिए ही नहीं हैं, वो किसके हिस्से में जाएंगे? ये शायद उसी बात की तरफ इशारा है। तीसरी चीज़ ये है कि दौलत जायदाद के लिए हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बाप ने भी जो लिखा उसमें उसकी कुछ ना कुछ मसलहत थी, उसने हिस्से किए, हम नहीं समझ पाए वो दीगर बातें और लड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। अल्लाह ताला भी कहता है कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म नहीं करता। फिर हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि कोई गरीब है और कोई अमीर है, तो उसमें भी यकीनन अल्लाह ताला की कहीं ना कहीं कोई मसलहत होगी, कोई राज होगा। हमें उस राज को खोजना चाहिए। अगर हम उस राज तक पहुंच जाएंगे, उसके भेद तक पहुंच जाएंगे, गुत्थी सुलझ जाएगी, तो शायद हम भी वो हासिल कर सकें जिसके हम हकदार भी हैं और हम उसे ढूंढना भी चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इस सबक से कुछ नताइज निकल रहे थे जिसको हमने सोचा इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसका हम काम शुरू करेंगे। आज का सबक हमारे पास यहीं तक था पढ़ने का। आपका काम क्या है कि ये जो लोक कहानी थी, आप कोई 1 या 2 लोक कहानियाँ ढूंढ कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।